नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं M2 संवाद। आपको बता दें कि इस समय मैं मौजूद हूं बनारस वाले मिश्रा जी के साथ, जिनकी चर्चाएं देश ही नहीं इस समय विदेश में माहौल बनाया हुआ। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, देखा जाए तो इस समय उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें मायावती कहीं ना कहीं अपना बिगुल फूंक रही हैं, और देखा जाए तो अभी आजमगढ़ में जो मामला है, मुख्तार अंसारी जी के बेटी की सीट छीनी जा चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, राजनीतिक द्वेष के कारण छीन रही है सरकार। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी छिनैत सरकार है, जी छीनना जानती। जी नौजवानों के हाथ से रोजगार छीन ली, जी गरीबों के मुंह से रोटी छीन ली, और अब एमपी और एमएलए के हाथों से उनका सदस्यता छीन रही। ये छिनैत लोग हैं, इनसे और ज्यादा उम्मीद नहीं किया जा सकता है। ये अच्छा, क्या लगता है वहाँ पे अगर दोबारा चुनाव होता है, उपचुनाव अगर सरकार कराती है, तो वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी? सरकार क्या बनेगी? वहाँ एक ही सीट का उपचुनाव होगा और उसमें फिर से अब्बास अंसारी जीतेंगे। अगर वो लड़ेंगे तो फिर से जीतेंगे। आप ये किस दावे के साथ कह रहे हैं? उनकी लोकप्रियता और उनकी जनता के बीच में जिस तरीके का क्रेज है, जी। उस बात को देखते हुए लग रहा है। दूसरी बात, जो हमले हुए, जो दमन हुए और जो गद्दारी की जा रही है, जो छिनैती की जा रही है, इसका एंटी रिएक्शन जनता के बीच में जा रही है। जनता सब बड़ी चौकन्नी है, जनता बहुत जागरूक है, जनता ये समझ रही है। आखिर आप सरकार में हैं। रविवार के दिन, शनिवार को अभी सजा हो रहा है, रविवार को आप सचिवालय इमरजेंसी खुलवा करके सदस्यता रद्द कर रहे हैं। घबराए क्यों हैं इतना? एक आदमी से घबराए, एक नौजवान से घबराए जो एमएलए। अरे उसको सदन में बुला लाते, उसको जानबूझ करके बंद कर रखा पूरे शासन सरकार में। हम लोग तो बड़े खुश थे कि चलिए वो अपना पक्ष रखेगा तो हिंदूवादी विचारधारा के तहत योगी की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलेंगे हिंदूवादिता के लिए। मौका ही नहीं मिला, सामना ही नहीं कर पाए। तो कायर लोग हैं। जब आप हमारा सामना नहीं कर पाएंगे पत्रकार महोदय, तब आप हमारे ऊपर हमले करेंगे, तब आप हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे करेंगे, फिर आप हमको जेल भेजवाएंगे। टिटिम्मा 20 तो कर लेंगे लेकिन सामना नहीं कर पाएंगे। गुर्दा कांप रहा है अब्बास अंसारी से योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और खास करके बनारस के सबसे चर्चित ब्राह्मण चेहरों में देखा जाए तो इस समय अभी कौशाम्बी में एक ब्राह्मण परिवार के साथ जो हुआ है, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दर्दनाक है। और ये कौशाम्बिया आपको क्यों याद आ रहा है? जी। आप पंडित कमलेश तिवारी की हत्या के बारे में नहीं पूछते? पिछले 9 साल पहले ये घटना हुआ। योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही कुर्सी पर बैठे, प्रदेश में पहली दफा घरों में घुस करके गोलियों की तड़तड़ाहट अगर कहीं सुनाई दी तो कमलेश तिवारी के छातियों पर सुनाई दी, उनके घरों में सुनाई दी। तमाम बड़े बड़े हिंदूवादी नेता गए थे, बड़ी बड़ी भौकाल बतियाए थे। उस वक्त का मेरा एक इंटरव्यू है, मैं ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना करके खूनों की होली खेली जाएगी ब्राह्मणों को, और हम ब्राह्मण को उपयोग किया जाएगा। और आज फिर वही साबित हुआ। आज तक कमलेश तिवारी जी के हत्यारे पकड़े नहीं गए। और सपा की सरकार थी, हिंदूवादी नेता थे, सपा के घोर विरोधी थे कमलेश तिवारी जी। नमाजवादी पार्टी कहते थे, मुल्ला की पार्टी कहते थे कमलेश तिवारी जी। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, 17 सिक्योरिटी गार्ड उनको मुहैया कराया गया था। सत्ता पक्ष का एक मर्यादा और एक ताकत ये देखिए कि वो विपक्षियों को भी, अपने घोर विपक्षियों को भी सुरक्षा की गारंटी देते थे अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी। ब्राह्मण समाज का उपयोग करने वाले योगी आदित्यनाथ जी जैसे ही कुर्सी पे बैठते हैं, ठीक 1 हफ्ते के बाद उनकी सारी सिक्योरिटी छीन ली जाती है, और ठीक 1 महीने के बाद उनके ऊपर गोलियों से वार होता है और वो मार दिए जाते हैं। विकास दुबे जी को गाड़ी पलट करके पुलिस मारती है। ठीक है, वो अपराधी थे, लेकिन उनके घर की नई नवेली बिटिया जो बहू थी खुशी दुबे, उसका क्या अपराध था? कितने भाजपाई ब्राह्मणों ने इस सवाल पर उठाया कि वो मेरे घर की बेटी है, बहू है, कम से कम उसके साथ अन्याय मत करने दो। कोई नहीं बोला। बोलने वाले को ब्राह्मण समाज के, खुद भाजपाई ब्राह्मण समाज के लोगों ने गद्दार कहा, कुत्ता कहा, गालियां दी। अपराध सिर्फ इतना था कि हम अपने जाति के बहन बेटियों के आबरू के बारे में पूछ लिए।
विजय मिश्रा जी बहुत बड़े अपराधी हैं, जेलवा में बंद है, उठ नहीं पाए। और जबकि तमाम ठाकुर बिरादरी के जो माफिया थे वो माननीय बन करके टहल रहे हैं, वो समाज के बहुत बड़कवा नेता हो गए, लेकिन ब्राह्मण को उठने नहीं दिया गया। ये है ब्राह्मण की स्थिति। बनारस वाले मिश्रा जी हैं, सरकार सारे सरकारों से सवाल पूछे, लेकिन जेल गए हम योगी आदित्यनाथ के सरकार में। इतिहास गवाह है, कहेंगे तो हम पूरा पेपर कटिंग निकाल देंगे। और बोलने पर जेल जाना पड़ा, जबकि अन्य सरकारों पे सड़कों को जाम करते थे, लड़ते थे, पुलिस से भी हाथापाई हो जाती थी। पुलिस को हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो आंदोलनकारियों के ऊपर मुकदमा लिखे, क्योंकि वो जानती थी ये सवाल पूछने वाले लोग हैं, ये बागी बनारस के लोग हैं, राजनीतिक परंपराओं का निर्वहन करने वाले लोग थे। लेकिन हाय रे हमारा ब्राह्मण समाज, पता नहीं कहाँ बेच दिया अपने आप को, क्यों झुका दिया योगी आदित्यनाथ के चरणों में। और योगी आदित्यनाथ के ऊपर कब से गारंटी लेने लगे? योगी आदित्यनाथ जिस मठ के महंत हैं, उस मठ का पहला सिद्धांत है कि ब्राह्मणवाद का नाश हो। कभी जाइए उनके मठ पर, पढ़ लीजिए और जाके देखिए विनय शंकर तिवारी जी को। तिवारी हाथा ब्राह्मणों का एक स्वाभिमान का बड़ा हाथा था, योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर लगवाया। किस मुंह से ब्राह्मण के लोग भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ को अपना नेता कहते हैं? हम नहीं कह पाएंगे। हम फक्र करते हैं कि हम अखिलेश यादव जी को कहते हैं कि हमारे नेता हैं। क्यों कहते हैं? सुन लीजिए इसको भी। पंडित जनेश्वर मिश्रा एशिया का सबसे बड़ा पार्क दिया ब्राह्मणों के नाम पर, यादव होकर के। किसी ने दिया है? हम आपसे पूछना चाहते हैं। छोड़ दीजिए। भगवान परशुराम की जयंती की छुट्टी किसने जारी की? हमारे शिरोमणि थे। इस प्रदेश में सबसे पहले अगर भगवान परशुराम की छुट्टी जारी की गई तो वो 23 जून 2012 था। अखिलेश यादव जी का पहला मुख्यमंत्रित्व काल का पहले कैबिनेट में पहली छुट्टी जारी। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? अपने पहले कैबिनेट की मीटिंग में भगवान परशुराम की छुट्टी को काटा। साफ संदेश था कि ब्राह्मणों, तुम्हारा उपयोग किया जाएगा, लेकिन तुमको दिया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ गालियां, गोलियां और जलालतें। मिला कौशाम्बी में राम बाबू तिवारी को। अयोध्या में मूंछ उखाड़ा गया, मूंछ। अभी एक हफ्ता पहले मूंछ उखड़वाने पर भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण पता नहीं क्यों योगी आदित्यनाथ को सलामी ठोकते। कौन सा कर्जा खाया है ब्राह्मण? क्यों दें? जब हम अखिलेश जी को नहीं दे सकते जातिवाद के आधार पर, तो हम योगी आदित्यनाथ के गुलाम कब से हो गए? हमारा सवाल अगर कहीं से नाजायज हो तो आप हमको बताइएगा, आपके व्यूअर बताएगा। एक भी कोई वैश्विक स्तर पर ब्राह्मणों के पहचान का कोई एक प्रतीक दिया है योगी आदित्यनाथ? एक दूसरा और चुनौती है, जातिवाद का कीड़ा है, सामंतवाद का कीड़ा है। कमजोर समझते हैं ब्राह्मणों को योगी आदित्यनाथ, सोचते हैं कि पैरों तले रौंद करके अपना शासन चलाएंगे और ब्राह्मण को बोलने तक नहीं देंगे। दूसरा थ्योरी ये है कि योगी आदित्यनाथ जी और उनके लोगों जय भवानी बुलवाएंगे हम ब्राह्मणों से, लेकिन कोई एक भाजपाई ठाकुर से जय परशुराम तुम बुलवा दो, हम समझ जाएं कि सबका साथ सबका विकास है। मैं जातिवादी आदमी नहीं हूं, लेकिन वक्त और प्रहार इस तरीके का है कि अब मुझे अपने जाति के बारे में बात बोलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा गाली हमको हमारी जाति के लोग देते हैं। अपराध क्या था? मुखर होकर के अपने ब्राह्मण समाज के लिए बोल देते थे। ठाकुर अपराधी नहीं भगवान हो सकता है। अब ब्राह्मण अपराधी इतना बड़ा हो गया कि जो उसका गाड़ी पलट के गोली मार दो, उसको जेल से बाहर नहीं निकलने दो, उसके घर के बहन बेटियों को ले जाओ। यकीन ना आए तो पत्रकार महोदय, जात के अगर ब्राह्मण होंगे आप, एक बार सवाल पूछिएगा। जितने भाजपाई आपको बड़े प्यार करते हैं ना, आपको माँ बहन की गाली यही ठाकुर लोग देंगे। कभी आजमा लीजिए, जिनके प्यार में आप पागल हैं। अच्छा मिश्रा जी, देखा जाए तो अभी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का एक बयान आया है कि कुछ भी हो जाए 2027 में समाजवादी की सरकार नहीं बनने देंगे। उसको लेके आप क्या कहना उसके लिए तो वो पिछले 2012 से प्रयासरत है जी। वो कहाँ वो कर क्या रही हैं? वो कांग्रेस की सरकार कहाँ बनने दे रही हैं? वो सपा की सरकार कहाँ बनने दे रही है? ये जो भाजपा की सरकार बन रही है उसके पीछे मायावती जी का ही तो हाथ। देश लूट रहा है, लूटने दो, मायावती जी का साथ है भाजपा का।
बहन बेटियां की इज्जत लूट रही हैं, लूटने दो। मायावती जी का सहमति है उसमें। दलितों और पिछड़ों का रिजर्वेशन और हिस्सेदारी खाई जा रही है, लूटने दो। बहन मायावती जी का वो है। किसानों के छातियों पर गोली चली, नौजवानों के हाथों से रोजगार चला गया, धर्म के नाम पर धंधा चल रहा, सब मंजूरी है, बहन जी का ही सब कृपा है। लेकिन जनता, दलित, पीडीए समाज इस बात को समझ गया कि मायावती जी ही भारतीय जनता पार्टी की पहिया हैं और भारतीय जनता पार्टी की इंजन है, जिसके वजह से, मायावती जी के वजह से भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में बनी है, नहीं तो वो धूल चाटती नजर आती। अच्छा मिश्रा जी, जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है मेरा कि अभी हाल ही में आपके एक सहयोगी मित्र हैं जिनकी जमानत हुई थी, और तेलियाबाग जब वो आते हैं उनके काफिलों में पाकिस्तान के नारे लगते हैं, ये उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? ये आपका गलत है और भ्रामक सूचना है कि पाकिस्तान। सोशल मीडिया पे वीडियो का आपने पोस्ट किया था, हम इंतजार कर रहे थे कि आप ये सवाल जवाब करें। जी। आपको अपना सवाल इतना महत्वपूर्ण है या फिर पुलिस का कार्रवाई पर भी विश्वास है आपको? दोनों पे। पुलिस ने आपके आरोप लगाने के बावजूद, उस वीडियो को देखने के बावजूद क्यों नहीं NSA का मुकदमा लगाया? एडिटेड वीडियो चला के क्या साबित करना चाहते हैं? क्यों जलाना चाहते हैं बनारस? क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? मिलता क्या है इससे? वो आपके हिसाब से वीडियो एडिटिंग है? हाँ, लेकिन उसमें तो FIR होता है, उसका निकल गया है, जी, उसका निकल गया है। ऐसा ही नहीं कोई अपने भारत देश में पाकिस्तान का जिंदाबाद लगाएगा। हम चलिए आपको दिखा देते हैं कितने मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से काफी नफरत करते हैं। उसकी बड़ाई तो नहीं चलाते आप लोग, उसके देशभक्ति पर तो ये साहस दे करके संदेश नहीं देना चाहते हैं कि देश का मुसलमान भी इस देश के प्रति लड़ता है और मरता है, इस देश का वो है। निकाल भी तो नहीं पाते हैं आप लोग मुसलमानों को। पिछले 10 सालों में किया क्या आप लोगों ने मुसलमानों का? क्या कर लिया? आपको शासन और सत्ता और हिंदूवादी का सरकार दिया गया, नहीं निकाल पाए, ना ही मार पाए, खाली खून बहाने का और दंगा कराने का प्रयास कराया आप लोगों ने। बात सुन लीजिए पत्रकार, पुलिस FIR, पुलिस से वो वीडियो मांगा गया जी, और तमाम सांसद और MLA के बीच में उस वीडियो को फिर टेस्ट कराया गया लेबोरेटरी में। जी। एक्स्ट्रा आवाज उसमें डाली गई, उसकी पूरी रिपोर्ट गई है पुलिस के पास। पुलिस के ऊपर भी मुकदमा हो जाएगा और जिन लोगों ने चलाया उनका भी नाम उसमें शामिल होगा। दंगा फैला करके क्या चाहते हो? बनारस में कौन ऐसा दुष्ट आदमी है जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाएगा? आपको अपने बनारस के ऊपर विश्वास नहीं रहा? कहीं ना कहीं वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, तभी तो मैंने आपसे नहीं, कुछ लोगों ने जिनके जहन में हिंदू मुसलमान का कीड़ा है, हमको अफसोस है कि वो इतना जहर मरते हुए नौजवानों के सवाल पर क्यों नहीं होता है? मारे गए ब्राह्मणों के ऊपर क्यों नहीं खून खौला? छीने जा रहा है रिजर्वेशन पर क्यों नहीं बोले? सब तो छोड़ो, बहन बेटियों के सवाल पर, बहन बेटियां का कोई जाति धर्म नहीं होता। किसी ने पूछा क्या? कभी चलाया क्या? छातियों पे गोली मारी गई किसानों के, जिसका रोटी खाते हैं, उसके पक्ष में भी नहीं बोला। लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद सुनाई दिया। किनको सुनाई दिया और किसने चलाया? जिनको इस बनारस को जलाना था, जिनके आगे नाप नाप पीछे पगाह है। ये लड़ाई हम क्यों लड़ रहे हैं? ये बात क्यों बोल रहे हैं? परिवार वाले आदमी हैं। दंगा होगा, मारे जाएंगे बच्चे, वापस ला के नहीं दे पाओगे हमारे बच्चों को। बाप मारा जाएगा हिंदू मुसलमान के राइट में, किसी बड़े नेता मारे नहीं जाएंगे। जैसा नहीं मारा जाएगा, योगी आदित्यनाथ का परिवार नहीं मारा जाएगा। मारे जाएंगे हम और तुम। मजा भी हम ही और तुम लेते हैं। FIR क्यों नहीं किया देशद्रोही के नाम पर? अगर पाकिस्तान जिंदाबाद था, FIR पढ़ा है आपने? किस धारा में भेजा गया उसको? यातायात के कुप्रबंधन। पुलिस क्यों पीछे भाग गई? 150-200 और खाली भाजपा के लोगों ने चलाया। 2-4 मेरे भी भाई अच्छे थे, कभी कभी उनको देखते हैं तो लगता है कि ये अच्छा आदमी।
कभी कभी पोस्टों के आधार पर लगता है कि ये तो जलाने वाला आदमी, क्यों करते हो? मुसलमान सहयोगी होना या मुसलमान को बोलना इस देश में अपराध है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक जागरूक मुसलमान इस हिंदुस्तान के लिए उन्नतकारी होगा या आतंकवादी? उन्नतकारी होगा। क्यों नहीं बनने दे रहे? आप हमारे घर में रहते हैं जी हम आपको बार बार चोर और गद्दार कहें, आपके जहन में हमारे प्रति क्या पनपेगा? आपसे हमको खतरा होगा कि नहीं होगा? और जहां मूल खतरा है वहां तो आप नहीं बोलते। पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया उस वीडियो को और अभी फिर लेबोरेटरी में जाएगा, बिना जांच कराए हम लोग मानेंगे नहीं। और अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद लगा है जी, तो आबिद शेख ने नहीं लगाया, मुंह से लगाया। मैंने तो आबिद शेख की बात ही नहीं किया, मैंने उनके समर्थकों की बात की। समर्थकों की बात की। फिर आबिद शेख के ऊपर क्यों इस तरीके का आरोप लगाया गया? समर्थक लगाया तो भीड़ में से पुलिस को खोज लेना चाहिए, और लगाया तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि आबिद शेख का समर्थक का था या फिर कुछ दंगाई प्रवृत्ति के गोल का था जो नकाब पोस्ट पहन करके आया, नारा लगा के गया। आप इस बात को मानते हैं? हाँ, निश्चित रूप से मानते हैं और खुले तौर पे कहते हैं, नजर मिला के कहते हैं। हम जलाने वाले लोग नहीं हैं और ना ही हम जलते हैं किसी के तरक्की से। मामला सिर्फ इतना है कि बोलने वालों से नफरत की जा रही है। जैसे हम बोलते हैं तो हमला किया गया, वो भी मुसलमान था, वो भी बोल रहा था, इस देश के संविधान को लेकर बोल रहा था। वो माँ बहन की गाली किसी को नहीं दे रहा था। वो सिर्फ इतना कह रहा था कि जितनी तुम्हारी हिंदुस्तान की मिट्टी है उतनी हमारी है, हम उतना ही बोलेंगे जितना तुम बोलते हो। बस इसी पर वो न बोलने वाले लोग तिल मिला गए बेचारे, जो कभी बोल नहीं पाते सरकार से, सरकार के सामने जाके सर झुकाते हैं। और बागियों से बहुत लोग जलते हैं। फक्र है उसकी जांच कराए, गोली मार दीजिएगा आबिद शेख को चौराहे को और मैं खड़ा रहूंगा, बड़ा अच्छा लगेगा। देशद्रोही को मारना, हमारे घर में कोई देशद्रोही पैदा हो जाएगा तो हम तो उसके लिए मांगेंगे नहीं राम के गुहार, अगर देशभक्त होंगे तो। लेकिन साबित करिए, जिस हिसाब से वीडियो चला करके अन्य मुसलमानों में आपने आक्रोश का पैदा किया है, उस आक्रोश की भरपाई कहाँ होगी और किसके कंधे पर होगी, शायद अंदाजा नहीं। छोटी बुद्धि से समाज और सरकारें नहीं चलाई जाती। दिल बड़ा करिए, सोच बड़ा करिए। यह महान भारत बना है हमारे और आपके कर्म से नहीं, पूर्वजों के मेहनत से। आज़ादी की लड़ाई हम और आप नहीं लड़े, आपके दादा परदादाओं ने खून बहाया। हमारे दादा परदादा पता नहीं कितनी यातनाएं थी। हमें आपको क्या है, बस बकर बकर बतियाना है, आग लगा देना है, जल जाना है। मार भी नहीं पाए, मुसलमानों को CNRC लेके आए, नहीं निकाल पाए। कितना हंगामा हुआ था, कागज दिखाओ कागज दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी जो भी योजना लाती है हंगामा करके फिर भाग जाती है। क्यों नहीं निकाला? कितना साल हो गया, मैं पूछना चाहता हूँ। 6 साल हो गया CNRC को आए, नहीं निकला एक मुसलमान। देश का आतंकवादी है मुसलमान, सर भी नहीं ला पाए। जो सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री जी आपके बोल रहे थे कि रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, उसका सर भी नहीं आ पाया। लाए? नहीं लाए। सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, सीज फायर किया आपने। तो कुकर्म तो बहुत ढेर सारे हैं, कभी इत्मीनान से बैठ करके बताएंगे। शायद आत्मसम्मान रहेगा तो जागोगे और देश के लिए जियो, असली देश के लिए, बिना जाति बिना धर्म के। देश रहेगा हम लोग जी लेंगे, और गद्दार यहाँ पैदा होगा भी ना तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आपसे ज़्यादा जागरूक है भारत का एक एक गांव गिराव में बैठा हुआ भारतीय। कुछ लोग अपने आप को ही बहुत ज़्यादा महान समझ लेते हैं। शायद उनकी यही गलतफहमी इस देश को गर्त में और दंगे के झोंक में ले जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के
हमलों से बचने की कोशिश करिए। इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ मोदी जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इस समय मौजूद थे बनारस वाले मिश्रा जी। हम मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।